हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं पुष्पिंदर सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए सारणिक पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले वाले 3 पार्टों में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट से डिस्कस किया था। ठीक है, ये ध्यान रहे, मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर 4 है, इससे पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था जिसमें हमने आव्यूह की बात की थी। आव्यूह, ये चैप्टर जो है वो आपका 3 नंबर का था, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा जो है सारणिक है, जिसकी चर्चा आप कब कर रहे हो, जिसके अंदर हम 3 नंबर के एक क्वेश्चन की बात करें, एक ही सिंगल क्वेश्चन आएगा जिसका अथवा भी नहीं आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद हम बढ़ेंगे व्युत्क्रम आव्यूह, आव्यूह व रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है। ठीक है, जिसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर एक क्वेश्चन आएगा। इसमें कैसे बना हुआ है, 1 + 2। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों चैप्टर मिलकर 10 नंबर के चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, सो तीनों का एक ग्रुप है तो 1 यूनिट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब चलते हैं अपनी चर्चा पर। जो चल रही है चर्चा, ये चल रही थी कि लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया था, वो था सारणी के गुणधर्म। उन सारणी के गुणधर्मों में मैंने 4 गुणधर्मों की चर्चा कर ली थी। जिसमें पहला जो गुणधर्म था या प्रॉपर्टी, उसमें ने कहा था कि सारणी की किसी सभी पंक्तियों स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों बदलने से सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब किसी आव्यूह के सारणी का मान निकालो या उस आव्यूह के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के संगत जो सारणी बने उसका मान निकालो, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है, रिजल्ट हमेशा समान प्राप्त होता है। मतलब हमने कहा था कि आव्यूह ए के सारणी का मान निकालो, चाहे आव्यूह ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के सारणी का मान निकालो, रिजल्ट हमेशा कैसा मिलेगा, समान। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि सारणी की यदि कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है, क्या कहा था, सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान निश्चित रूप से क्या होगा, शून्य होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, हमने कहा था कि यदि सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के सभी अवयव परस्पर कैसे हो, समान हो, या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर सम हो, आइडेंटिकल, तो भी हम क्या कहते हैं कि सारणी का मान क्या होगा, निश्चित रूप से शून्य होगा। मतलब 2 ही प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें हम डायरेक्ट कह सकते हैं सारणी का मान शून्य होगा। एक तो सभी किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी शून्य हो, अदरवाइज सेकंड प्रॉपर्टी हमने कही कि सारणी की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर कैसे हो, समान हो, आइडेंटिकल हो, तो भी सारणी का मान डायरेक्ट कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में हमने कहा था, जो 4th प्रॉपर्टी थी, उसमें हमने कहा कि सारणी की किन्हीं भी 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर सकते हैं आप। क्या कहा हमने कि सारणी किन्हीं भी 2 पंक्तियों 2 स्तंभों का परस्पर आप विनिमय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब हम किन्हीं भी 2 पंक्तियों 2 स्तंभों का विनिमय करते हैं तो सारणी का जो संख्यात्मक मान था, जो विनिमय करने से पहले आ रहा था, वो तो वही आता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। जो जैसा आ रहा था उसका जस्ट अपोजिट आता है। अगर पहले पॉजिटिव मान आ रहा था विनिमय करने से पहले, तो विनिमय करने के बाद में वो आएगा नेगेटिव। और अगर पहले नेगेटिव आ रहा था तो फिर विनिमय करने के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान चेंज न हो तो इसको बैलेंस करने के लिए आप प्रत्येक इंटरचेंज के बदले पूरे सारणी को -1 से सदैव गुणा करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। अब उससे आगे हम चल रहे हैं 5th प्रॉपर्टी पर, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान समझिएगा। तो 5th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, स्तंभ के प्रत्येक अवयव, ऐसा कर लो इसको, एक वर्ड और जोड़ो, कि प्रत्येक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक निश्चित अचर संख्या, निश्चित अशून्य अचर संख्या, निश्चित अशून्य भी वर्ड यूज करो, हर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अशून्य अचर संख्या से गुणा किया जा सकता है, से गुणा किया जा सकता है कि नहीं। परंतु
ऐसा करने पर सारणी का मान तो वही सारणी का मान भी उस अशून्य अचर संख्या से गुणित हो जाता है। क्या कहा भाई, ध्यान समझिएगा। सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक निश्चित अशून्य अचर संख्या से गुणा किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एक पंक्ति को पकड़ो और उसको किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा करो। ध्यान रहे अशून्य होनी चाहिए, शून्य से कर दो तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, शून्य से नहीं करना है, ठीक है ना। तो अशून्य अचर संख्या से गुणा किया जा सकता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ऐसा करने पर सारणी का मान भी उसी अशून्य अचर संख्या से क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा। मतलब किसी एक पंक्ति को गुणा कर दिया या किसी एक स्तंभ के सभी को गुणा कर दिया तो सारणी का मान भी उससे गुणित हो जाएगा। अरे ये बात समझे क्यों? क्योंकि आपने पता है कि सारणी का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पंक्ति स्तंभ के साथ प्रसार करते हैं तो फिर क्या होता है, उसका प्रत्येक अवयव उस सारणी उपसारणी से गुणा होता है। तो वो जब गुणा कर दोगे आप किसी पंक्ति एक स्तंभ के सभी अवयवों को, तो उस सारणी का मान भी क्या हो जाएगा, उस अशून्य अचर संख्या से गुणित हो जाएगा, एक पंक्ति एक स्तंभ गुणा करते ही। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट, अब इसके निर्दिष्ट करने की बात, अभी और एक्सप्लेनेशन देंगे, थोड़ा निर्दिष्ट करने की बात कर लेते हैं। इसे निम्न प्रकार निर्दिष्ट करते हैं। कैसे? जैसे मान लो RI पंक्ति को हमें K से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, K से, तो इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। K कांस्टेंट है, ठीक है। या और अगर हम बात करें कॉलम की, हम बात करें CI वे कॉलम को हमें K से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे कर लिखेंगे, व्यक्त ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया, ये तो निर्दिष्ट करने का तरीका हुआ। अब ये जो बात कह रहा है उसको थोड़ा समझा लेते हैं। तो दैट इज लगा के हम बात कर रहे हैं कि यदि एक सारणी के लिए हमने फिर से ABC XYZ और वही अल्फा बीटा एंड गामा, और फिर से वही बात करें, इसका मान लैम्डा आ रहा था। इस स्थिति में इस सारणी का मान लैम्डा है। अब हमारे को मान लो कोई बात दिमाग में आई, हमने कह दिया कि साहब क्या करो कि R2 को K से मल्टीप्लाई कर दो। अब फायदा होगा ही नहीं होगा उसका पता नहीं, पर हम कर तो सकते हैं, प्रॉपर्टी कहते ही कर सकते हो। तो अब जब इसको गुणा करोगे आप लोग यहाँ पे, तो फिर क्या बन जाएगा, ABC। तो ऐसे कैसे, प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करी है, हमने R2 पे अप्लाई किया, तो बदलाव सिर्फ किस में होगा, R2 में होगा। ध्यान रखें, जिस पर ऑपरेशन अप्लाई होता है, संक्रिया अप्लाई की जाती है, लगाई जाती है, बदलाव उसी पंक्ति और उस स्तंभ में होता है। बाकी किसी से कोई दिक्कत नहीं होती, किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। R2 पे संक्रिया लगाई तो बदलाव सिर्फ किस में होगा, R2 में। तो क्या होगा, KX, KY और KZ प्रत्येक अवयव गुणा हो जाएगा इससे, और फिर R3 एज इट इज। तो अगर अब इस स्थिति में सारणी का प्रसार करोगे तो आप कितना पाओगे, आप इसको क्या पाओगे, K लैम्डा पाओगे। लैम्डा नहीं आएगा, अब क्या आएगा, K लैम्डा। पर तो फिर वही बात आती है कि संक्रिया लगाने के बाद मान बदल गया तो मामला वहीं खत्म हो गया। मान बदलना नहीं चाहिए, स्थिति ऐसी रहेगी हमारे पास में। तो मान न बदले तो क्या करोगे, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, जितने से किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को मल्टीप्लाई करोगे अवयव को, तो हम उसी से क्या करेंगे, पूरी सारणी को डिवाइड भी कर देंगे, उसके रेसिप्रोकल से, उसके व्युत्क्रम से, ठीक है। तो R2 को हमने K से मल्टीप्लाई किया तो 1/K से पूरे डिटरमिनेंट को हमने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा, 1/K यहाँ पे आएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर से क्या प्राप्त होगा, लैम्डा। तो ध्यान रहे कि हम सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी भी अशून्य अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। परंतु जब भी ऐसा करेंगे तो पूरे सारणी को भी उसके उस संख्या अशून्य अचर संख्या के व्युत्क्रम से क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ K से मल्टीप्लाई किया तो पूरे सारणी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में मैंने 1/K से, जिससे वो सम्मान की वजह बैलेंस्ड है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब भी हम किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों को किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा करते हैं तो फिर सारणी का मान भी उस अशून्य अचर संख्या से गुणित हो जाता है, और उस गुणित मान को बैलेंस करने के लिए हमेशा उतनी ही संख्या से हम क्या करते हैं, पूरे सारणी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, दोनों प्रॉपर्टी जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, तो उसके अंदर हमने कहा था कि -1 से मल्टीप्लाई करना है वही प्रत्येक इंटरचेंज के बदले में, और दूसरी ध्यान इसके लिए करना है कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको बैलेंस भी करो साथ के साथ, ठीक है ना। तो ये बातें थोड़ी ध्यान रखने वाली हैं, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई है प्रॉपर्टी नंबर 5 की, और इसकी चर्चा फिर जैसे जैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वैसे वैसे हम इसको क्या कर लेंगे, हैंडल करना सीख जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए आपके इतना सफिशिएंट है। आगे हम बात करते हैं अब 6th प्रॉपर्टी की, ठीक है। 6th प्रॉपर्टी 6 क्या कह रही है? प्रॉपर्टी 6 कहती है इसी की कोरिलेटरली है, उपप्रमेय कह सकते हो आप, उप तो इसका सब पार्ट कह सकते हो कि इसी से निकाला हुआ है। ध्यान रखना 5th प्रॉपर्टी से ही निकाली हुई बात है। स्पेशल प्रॉपर्टी बना देकर मैंने पेश की आपके लिए कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में उपस्थित सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर भाई, कॉमन फैक्टर को सारणिक से बाहर उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। कॉमन लिया जा सकता है भाई, बाहर ला सकते हैं उसको। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है वो ध्यान समझिएगा। फिर से देखिए, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति एक स्तंभ की बात हो रही है, ठीक है, के अवयवों में उपस्थित सारगुण को सारणिक से बाहर उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। अरे बस में किसी भी एक इंडिविजुअल पंक्ति या इंडिविजुअल स्तंभ से बाहर ले सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने याद हो तो आव्यूह के लिए पढ़ी थी, पर आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह के अंदर जब कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में से कॉमन आती है, परंतु सारणी के केस में आप क्या कर सकते हो, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयवों में से एक चीज़ कॉमन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा कि अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव गुणा करते किसी अचर संख्या से तो सारणी का मान पूरा का पूरा ही उस संख्या से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है। तो इसी चीज़ का उपयोग करके व्युत्क्रम विलोम रूप में हमने कहा कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति एक स्तंभ के अवयवों में उपस्थित सार्वगुणनखंड को सारणिक से बाहर उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट डायरेक्ट लिख देंगे कि साहब ये R1 में से इतना कॉमन लेने पर, R2 में से इतना कॉमन लेने पर, C1 में इतना कॉमन लेने, डायरेक्ट ऐसे राइट करना पड़ेगा। अब इसमें बात करते हैं इसके अंदर, तो इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा दैट इज लगा एक्सप्लेन और कर लेते हैं कि अगर मान लो ऐसी स्थिति कहीं क्रिएट हो रही है, हमारे पास KX KY KZ ABC है और लैम्डा A लैम्डा अल्फा लैम्डा बीटा लैम्डा गामा है, ठीक है, और ये स्थिति हमारे पास प्रकट हुई है। तो अब क्या दिख रहा है हमें, देखो R1 के प्रत्येक अवयव में कोई K कॉमन लिया जा सकता है, और इसी प्रकार R3 के प्रत्येक अवयव में लैम्डा कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, R1 व R3 से क्रमशः K व अल्फा लैम्डा उभयनिष्ठ लेने पर, बस ऐसा लिख देना है कॉमन लेने पर, ठीक है। सो क्या हो जाएगा भाई, K लैम्डा बाहर, ये X Y Z A B C अल्फा बीटा एंड गामा। समझ में आई मेरी बात? तो ये स्थिति, इस प्रकार से आप सारणी किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के अवयव में उपस्थित सार्वगुणनखंड को सारणिक से बाहर कॉमन ले सकते हो, अगर आपको आवश्यकता हो तो। जरूरी ले हो ही, अगर आवश्यकता है तो ले लो, नहीं है आवश्यकता, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मत ले, ठीक है, पर तो आप लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। तो ये इसी की कोरिलेटरली होती है, इसी से बनाई हुई प्रॉपर्टी है, अलग से स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है बुक में, पर मैंने अलग से बना के इसको पेश किया आपके समक्ष। अब अपन चलते हैं 7th प्रॉपर्टी पे। 7th प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल हमारे लिए।
ध्यान समझिएगा, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसे कह सकते हो, इन प्रॉपर्टीज़ की जान कह सकते हो, या मेन प्रॉपर्टी कह दो इनके लिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों, क्या बोला, स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी अशून्य अचर संख्या, किसी भी अशून्य अचर संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी अशून्य अचर संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। दोनों बातें हैं। और ऐसा करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है भाई। रहता है, रिमेन सेम। ठीक है, सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अशून्य अचर संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है, और ऐसा करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब तक की लास्ट दो प्रॉपर्टीज में, फोर्थ एंड फिफ्थ में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा था, पर यह बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी है। ऐसा करने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता भाई, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। इसे निम्न प्रकार निर्दिष्ट करते हैं, इसे निम्न प्रकार निर्दिष्ट करते हैं। किस प्रकार करते हैं मैं ध्यान समझिएगा। जैसे मान लो हमारे को RI पंक्ति है, इसमें बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है कि RJ पंक्ति को K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे, बदलाव किस में करना है, RI पंक्ति में, यानी संक्रिया किस पे लगानी है, RI पंक्ति पर। साथ किसको काम में लेना है, RJ पंक्ति को। किस प्रकार से, तो इसको RI पंक्ति में RJ पंक्ति को K से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। K यहाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट कह सकते हो आप, ठीक है ना, अशून्य अचर संख्या है, उससे गुणा। तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा। अब ध्यान रहे कि संक्रिया जो ऑपरेट की जाएगी वो RI पंक्ति पे की जाएगी। RJ को तो इसमें काम में लिया गया है, काम ली गई पंक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिस पे संक्रिया ऑपरेट की जाएगी उसको यहाँ लिखेंगे, और उसमें साथ में जो काम में ले रहे हैं उसको इस प्रकार से साइड में सेकंड पद के रूप में, द्वितीय टर्म के रूप में, सेकंड टर्म के रूप में यहाँ राइट किया जाएगा। और बदलाव से किस में होगा, जिस पे ऑपरेशन ऑपरेट किया गया है, जिसको रिप्लेस किया जा रहा है। RI रिप्लेस्ड बाई RI प्लस K RJ, तो बदलाव से किस में होगा, RI पंक्ति पे। ध्यान रखना, जिसको साथ में काम में लेते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ऐड किया है वैसे हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में अगर हम बात करें कॉलम्स की, तो CIवे कॉलम पर संक्रिया ऑपरेट की जा रही है, तो CIवे कॉलम में CJवे कॉलम्स को K से गुणा करके जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
तो फिर वही बात आ जाएगी, संक्रिया किस पे लगाई जा रही है, सी आई वे कॉलम पे लगाई जा रही है। आई वे कॉलम पे लगाई जा रही है तो बदलाव सिर्फ आई वे कॉलम पर ही होगा, ठीक है, आई वे स्तंभ पर ही होगा। जे वे स्तंभ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसको काम में लिया जाता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसा नहीं, ये कैलकुलेशन में या सूत्र में मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो बदलाव आएगा वो किस में आएगा, आई वी स्तंभ में ही आएगा, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो चलो इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं, दैट इज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है मेरे हिसाब से, इसमें काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाती है। जैसे हमने ले लिया कि ए बी सी, फिर से एक्स वाई जेड, और मान लो यहाँ पर a प्लस एक्स, बी प्लस वाई और c प्लस जेड, इसका मान ज्ञात करना है। अब मुझे दिख रहा है कि अगर इसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x 2y और 2z कर लेते हैं। अब मुझे दिख रहा है कि बेटा अगर तू ऐसा कर दे कि इस R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दे, किसमें से, R3 में से घटा दे, तो यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, 2z से 2z कट जाएगा। कब, जब हम संग्रह किस पे लगाएं, R3 पे लगाएं, और क्या लगाएं, R3 में R2 को 2 से गुणा करके घटा दिया जाए। 2x बनेगा, 2 से गुणा करोगे इसको, 2x में 2x जाएगा तो यहाँ a बच जाएगा, 2y से 2y जाएगा, b बच जाएगा, 2z जाएगा, c बच जाएगा। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा आसान करने हमने ये प्रोग्राम संग्रह लगाई। अब चूंकि संग्रह किस पे लगा रहे हैं, R3 पे लगा रहे हैं, तो बदलाव सिर्फ किस में होगा, R3 में होगा। किस में होगा, R3 में। R2 को काम में ले तो R2 में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा, तो R1 को और R2 को तो एज इट इज लिख दो, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। जो बदलाव होगा वो किस में होगा, R3 में होगा, क्योंकि संक्रिया इसी पे लगाई जा रही है। जिस पे संक्रिया लगाई जाती है बदलाव सिर्फ उसी पंक्ति या स्तंभ में होता है। R3 पे लगाई गई तो R3 में बदलाव होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो R3 का पहला अवयव, संगत अवयवों की बात होगी। क्या कहा हमने, किसी पंक्तिय स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्तिय स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी अशून्य अचर संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिलहाल घटा रहे हैं तो संक्रिया क्या है भाई, R3 माइनस 2R2। तो R3 का पहला अवयव कितना है, a प्लस 2x माइनस 2, R2 का संगत अवयव x, 2x से 2x गया, कितना आ गया, a आया कि नहीं आया। इसी क्रम में अगली बात करो, अगले में क्या बात करी, इसका अवयव कितना, R3 का मान b प्लस 2y, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, संगत अवयव R2 का कितना है, y, तो कितना हो गया 2y से 2y कट गया, कितना आ गया b, आया कि नहीं आया, तो b, ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ, अगला एलिमेंट लो, c प्लस 2z और माइनस 2 तो एज इट इज, और ये कितना है z से z कैंसिल, कितना आ गया c, तो इसको आपने लिख दिया c। तो बदलाव सिर्फ किसमें हुआ, R3 में, क्योंकि संक्रिया किस पे लगाई गई थी, R3 में। इस प्रकार से इनको ऑपरेट करेंगे और अपन जैसे काम लेंगे और चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि ऐसा करने पे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो मान यहाँ इसका प्रसार करने पर आता है वही मान यहाँ आता है, ध्यान रखिएगा। तो इससे कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे आ गया। अब आप अगर इस सारणी को गौर से देखो, इफ़ यू कंसिडर द एलिमेंट्स ऑफ दैट डिटरमिनेंट, अगर आप इस सारणी के इन अवयवों को गौर से देखोगे तो ये पाओगे कि R1 R3 आइडेंटिकल हो गई भाई, हुई कि नहीं हुई, A B C है ना, अरे A B C R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बताओ क्या कह सकते हो। मैं तो कहूँगा कि साहब R1 और R3 समान है, आइडेंटिकल है, एक जैसी दिख रही हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि सारणी का मान निश्चित रूप से कितना होगा, 0 होगा। आ रही है बात समझ में। तो लिखने में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना तो एक्सप्लेन हो चुकी है, अगर आप आगे लिखना चाहे लिख दीजिएगा कि चूंकि R1 और R3 परस्पर सरसम है, इसलिए इस सारणी का मान निश्चित रूप से 0 है। क्लियर है। कहाँ पढ़ा था ये बात, प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ी थी ये बात कि सारणी की 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ परस्पर सरसम हो तो सारणी का मान निश्चित रूप से 0 होता है। तो ये बात ही सेकंड प्रॉपर्टी की, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं 8th प्रॉपर्टी पर, जिसपे बेस्ड 2 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। इस 8th प्रॉपर्टी को अच्छे से देखिएगा। अब एक चीज दिमाग में रखिए, यहाँ पे यहाँ हमने कहा है, याद आई गई टाइम्सली, कि सारणी किसी पंक्ति स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी भी अशून्य अचर संख्या से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो
तो अब देखो यहाँ पर क्या है एस्ट्रो नेचुरल संख्या, तो इस k का मान 1 भी लिया जा सकता है k का मान हम 1 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूँ भी ले सकते हैं कि किसी भी पंक्ति सारणी, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। समझ में आ गई? इसमें ही निहित है ये, इसी संक्रिया में, कि अगर k का मान 1 होगा तो फिर ये स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आरवी पंक्ति मार्जी पंक्ति के संगत अवयव जोड़ना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पे इसी में निहित है कि हम सारणी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और ऐसा करने पे सारणी का मान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारी, जिसमें हमने ये कहा है कि सारणी के अंदर यदि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर समान है तो सारणी का मान 0 होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस प्रॉपर्टी को वहाँ यूज कर लेंगे। अगर R1 R2 R3 एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर है, तो अब अगर मैं यहाँ लगाऊं कि R1 में से R2 क्या कर दूँ, घटा दूँ, सॉरी R1 में से R3 घटा दूँ, तो यहाँ 0 0 0 नहीं बनेगा क्या? अगर एक ऑपरेशन ये वाला ऑपरेट कर दूँ और मैं यहाँ लगा दूँ क्या कि R1 माइनस R3, तो संगत अवयव घटेंगे। A में से A जाएगा 0 बनेगा, B में से B जाएगा 0 बनेगा, C में से C घटेगा 0 बनेगा, 0 0 बन जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो जाएगी। तो इतना इस चीज़ को कटी कर दिया, डायरेक्टली कह दिया कि अगर सारणी कोई 2 पंक्ति 2 स्तंभ परस्पर समान है तो निश्चित रूप से सारणी का मान 0 होगा। यूज कौन सी प्रॉपर्टी ली? ये वाली प्रॉपर्टी यूज ली, इसके आधार पे वहाँ कहा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सारणी किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसा करने में सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बात आ रही है 8th प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो ये 8th प्रॉपर्टी में क्या बात कहता है? ये कहता है कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो तो उस सारणी को भी दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहा कि यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो, दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो, तो उस सारणिक को भी दो या दो से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब क्या है? जैसे हमारे पास में क्या आया, x प्लस एल्फा, y प्लस बीटा एंड z प्लस गामा, और a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये स्थिति आई। अब इस सारणी को अगर गौर से देखते हो तो ये पाओगे कि जो R1 के अवयव हैं वो दो पदों के योगफल के रूप में है, प्रत्येक अवयव दो पदों के योगफल के रूप में है। तो इस सारणी को हमें आवश्यकता होगी तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके पहले अवयवों को पहले ले लो x y z, इस प्रकार से ये a1 b1 c1 a2 b2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और प्लस अल्फा बीटा गामा
A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। अगर आपको आवश्यकता हो तो जरूरी ऐसा करना ही पड़े, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड से एक सारणी बना दिया, अल्फा बीटा गामा से एक सारणी बना, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे कैसे आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे मान लो अंतर हो माइनस माइनस वगैरह, तो अपने यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं, हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। अगर यहाँ माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस का मतलब माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा लिख देते हैं, अदरवाइज माइनस कॉमन लेके बीच में माइनस ले सकते थे, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति है। तो ये 8th प्रॉपर्टी थी, इस पर बेस्ड 2 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे पर आगे करेंगे। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लेते हैं। ये 8th प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, अब चलिए इसके बाद 9th प्रॉपर्टी ले लीजिए। इसमें लिखते हैं कि यदि ए एक n क्रम का विकर्ण अवयव n ग्रेटर देन इक्वल्स 2 कर लो, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। यदि ए का क्रम ना ऐसे नहीं, यदि ए एक विकर्ण अवयव हो, कैसा अवयव? विकर्ण अवयव, जिसका क्रम n हो, तब अब एक बात, विकर्ण अवयव तुम्हें पता है, विकर्ण अवयव क्या किसे कहते हैं? वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अलावा अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तब डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका संगत जो सारणी बनेगा उसका मान क्या हो जाएगा? A11 गुणा A22 गुणा A33 गुणा सो ऑन ANN, इस प्रकार से गुणनफल के बराबर होगा। डायरेक्ट मतलब अगर आपका जो सारणिक है वो एक विकर्ण अवयव के संगत है तो आपको उसका प्रसार वसार करने में कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा क्या कर दो, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा कर दो, जो अवयवों गुणनफल आएगा वही उस सारणी का क्या होगा? मान होगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से बात क्लियर कर लेते हैं। ये तो हो ही गई ना, इधर देख लो, कि एग्जाम्पल ले लो, देखो 2 0 0 0 4 5 0 एंड 0 0 1, इस सारणी का मान नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है साहब विकर्ण अवयव है तो सीधा क्या कर दो, 2 गुणा 4 गुणा 1 मतलब 8 आएगा, दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे देख लो, R में साहब इस करोगे तो ये छूटेगा, प्लस माइनस प्लस, ये 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये 4 एकम 4 माइनस 0, बाकी सब 0 हैं ही, तो 4 दूनी 8, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़, तो विकर्ण अवयव के साथ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। विकर्ण अवयव है तो सीधा क्या करो, मुख्य विकर्ण के अवयवों क्या कर दो, आपस में गुणा कर दो, बस काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा कि यदि एक विकर्ण अवयव हो जिसका क्रम n ग्रेटर देन इक्वल्स 2 हो, 2 से बड़ा वाला हो, तो फिर क्या होगा कि 2 क्रम के तुम डायरेक्ट वैसे निकाले तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 से ज़्यादा क्रम का अगर वर्ग अवयव आ रहा है और उसको एक विकर्ण अवयव है तो सीधा क्या करना है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में गुणा कर दो। साहब A11 A22 A33 आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मुख्य विकर्ण के अवयवों की विशेषता होती है कि उनमें I और J का मान समान होता है। तो यहाँ A11 A22 A33 ऐसे ही तो आएंगे, और n क्रम का है तो क्या होगा, n तक जाएगा। 3 क्रम का होता है 3 तक जाता है, 4 क्रम का होता है 4 वाला लास्ट एलिमेंट मिलेगा, तो इसी प्रकार n क्रम का तो n तक गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम याद करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी 10th प्रॉपर्टी कहती है कि यदि A व B 2 समान क्रम के वर्ग अवयव हों तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ बी।
क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, चाहे इसको यूँ लिख दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इसलिए लिखा है कि आपको याद हो तो मैंने अब जब बात की थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, होल ट्रांसपोज वाली बात की थी, तो वहाँ पे हम लिखते थे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, परंतु ये आव्यूह थे और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डिटरमिनेंट मान है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किन्हीं दो आव्यूहों के गुणनफल का सारणी का मान उन आव्यूहों के संगत जो सारणी है उनके मानों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे गुणनफल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कि ये तो मान है, मानों में क्या आगे पीछे का क्रम नियम को पालन करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात थी। तो ये 10 प्रॉपर्टियाँ थी जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, और आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी, और आगे समझ में तब आएंगे प्रॉपर्ली जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और हम बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, तो इनसे और ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। पर आपके दिमाग में एक बार के लिए जो चीज़ें लिखवाई हैं उनको अच्छे से दिमाग बैठ जाना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल है इस क्लास में, फिर क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं बनाएंगे इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे आज, अच्छे वाले बड़े वाले एग्जाम्पल जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है कि सारणिक टू प्रूव, ये भाई है 4916 है, और 3974 और आपके टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ भाई, ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। =0 प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, कि सारणी का मान क्या है, 0 है। किसकी सहायता से, गुणधर्मों के उपयोग द्वारा, गुणधर्मों के उपयोग से उपयोग सिद्ध करना है कि सारणी का मान कितना है। आप तो प्रसार करने बैठ जाओगे, खड़खड़ कर दोगे, ऐसा नहीं करना। गुणधर्म उपयोग के से हमें करके दिखाना है, तो इसके लिए क्या करें, तो दिमाग, अब चूंकि सारणी का मान 0 लाना है, 0 लाने के लिए आपके दिमाग में 2 ही प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3। सेकंड कहती है कि या तो क्या हो, सारणी का किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी क्या हो, 0 हो, या थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि सारणी कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ परस्पर का सरसम हो। इन 2 ही स्थितियों में सारणी का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखिए इसको थोड़ा अच्छे से गौर से अगर इन अवयवों को ध्यान से देखोगे, पंक्तियों वगैरह को, तो ये देखो, ये जो C1 है उसके सभी सबसे बड़े हैं, बाकी सब छोटे अवयव हैं संख्यात्मक रूप से, 1 7 2 6 4 1, तो इनका आपस में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। तो देखो ये 49 है, ये 6 है, और इसको 8 से गुणा करो, 8 चौको 48 होता है, 48 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 सेम हो जाएगा। 8 चौक 32 होता है, 32 39 में जाएगा, 7 बच जाएगा, बस 7 ये सेम हो जाएगा, और 8 × 8 10 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो C1 और C2 कैसे हो जाएंगे, सर्वसम हो जाएंगे अगर हम ऑपरेट करें किस पर, C1 पर। इसको कम करना है, बदला इसमें कर दो। हमने एक ऑपरेशन लिया, लेफ्ट साइड ले लेते हैं, आप रिपीट कर ही देंगे, है कि नहीं, तो रिपीट करके फिर इसको यूज़ करना है। इसने डायरेक्ट यहीं पे लगाना स्टार्ट कर दिया, रिपीट करना है, इस डिटरमिनेंट फिर से लिखना, फिर करिएगा। और C1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, C1 पर। C1 पे ऑपरेशन ऑपरेट किया, C1 - 8C3 यूज़ किसको करना है, C3 वाले को। तो इसमें अब बदलाव से किस में होगा, C1 में। C3 में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा। C1 कितना है, 49, कितना है, पहला तरीका समझ में आना चाहिए। C1 के संगत अवयवों में से C1 के अवयवों में से C3 के संगत अवयवों को 8 से गुणा करके घटाना है। तो इसका पहला अवयव 49 C1 का, तो इसके संगत अवयव कौन सा, 6 को किससे गुणा करेंगे, 8 से, और उसको क्या करना है, घटाना है, 8 × 6, तो 49 - 8 × 48, कितना बच गया, 1, है कि नहीं, तो 1। ठीक है, आप चाहो तो इनको तो लिख दो चाहे, क्योंकि इनमें कोई बदलाव नहीं होना, C2 और C3 में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप इनको ईजिली लिख सकते हो। 1 हो गया। इसी क्रम में आप 39 है दूसरा अवयव, 39 के संगत कौन पड़ेगा, 4 पड़ेगा। 4 को किससे गुणा करना है, 8 से, 8 × 4 और बीच में माइनस, तो 39 - 8 चौक 32, कितना बचेगा, 7, तो ये 7। इसी क्रम में 10 के संगत कौन है भाई, 10 के संगत है 1 को गुणा करना है 8 से और माइनस करना है, तो 10 - 8 बोले तो कितना, 2, तो ये 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहेंगे हम, तो हम कहेंगे साहब
C1, अब C1 व C2 परस्पर समान है, इसलिए सारणी का मान निश्चित रूप से 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो डायरेक्ट पे क्या कर देंगे? 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आ गई बात सुने? तो इस प्रकार से चीज़ों को स्टडी करना है, ध्यान से करेंगे। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे चीज़ें आएंगी। ध्यान रहे प्रैक्टिस के बाद चीज़ें अच्छे से आने लगेंगी। आप चाहोगे ये सब समझ में आएगा, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। पर इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी सारी क्वेश्चंस हम यहाँ पे बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, पूरा ध्यान से आप स्टडी करिएगा। पर रोजाना आपको क्या करना है? प्रॉपर्टीज़ की रीडिंग मारनी है। खाली क्या मारनी है? रीडिंग मारनी है, रिटर्न नहीं मारनी है, समझते हुए रीडिंग मारनी है। ठीक है, क्लियर है? समझ रीडिंग मारेंगे, फिर इनको अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आपको और चीज़ें वो क्लियर होती चली जाएगी, दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पर खुद पे भरोसा रखना है और मेरे पे भरोसा रखना है। ठीक है, क्लियर? सो नेक्स्ट क्लासेज में हम इन प्रॉपर्टीज बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितनी प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हैं? 10 प्रॉपर्टियाँ पढ़ी हैं सारणी की। अच्छे से दिमाग रहना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, 8 नंबर से याद रखो, जिससे मैं जब बोलूँ तो आपको समझ आए कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँगा क्लास में तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अपन प्रॉपर्टी के नंबर चलेंगे P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10। लास्ट में 2 प्रॉपर्टी तो ज़्यादा यूज़ नहीं आएंगी, पर स्टार्टिंग वाली 8 प्रॉपर्टियाँ काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी क्लास समझ में आई होगी और अपन नेक्स्ट क्लास में एग्जाम डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक।